रानी तारावती आम के बगीचे में अपनी दासी चंपा के साथ टहल रही थी। तभी अचानक उनकी नजर पेड़ पर रखे एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। वो तुरंत अपनी उंगली के इशारे से बोली, चंपा वो देखो, उस आम के पेड़ पर वो चिड़िया का घोंसला कितना मनमोहक लग रहा है। चंपा ने तुरंत उस ओर देखा जहां रानी ने इशारा किया था। हाँ रानी सा, जे तो घना चौखा लागे है। रानी तारावती अपने पैरों को ऊपर उठाकर घोंसले में देखने की कोशिश करने लगी। लगता है उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। लागे तो ऐसा ही है रानी सा, देखिए कितनी देर से वो चिड़िया ऐसे ही बैठी है जैसे वो अंडे से रही हो। चंपा बोली। रानी तारावती ने फिर से उस ओर देखा। तुझे क्या लगता है कितने अंडे दिए होंगे चिड़िया ने? कम से कम 2 तो जरूर होंगे रानी सा, पर हमें लगता है कि शायद एक ही होगा। सिपाहियों से कहूं क्या रानी सा, वो घोंसला ले आएंगे? नहीं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलो महल लौट चले, सांझ होने लगी है। जी रानी सा। दोनों महल में जाने के लिए जैसे ही पलटी तो अचानक से एक बाज उनके सिर पर से उड़ता हुआ घोंसले में बैठी चिड़िया पर जा झपटा और चिड़िया को ले उड़ा और अंडा उस घोंसले से जमीन पर आ गिरा। उस अंडे के गिरते ही उसमें से एक छोटी सी चिड़िया बाहर आ गई। रानी तारावती ने भागकर उस नन्ही चिड़िया को उठा लिया और उसे बहुत प्यार से सहलाते हुए बोली, बेचारी नन्ही चिड़िया दुनिया में आते ही अकेली हो गई। रानी सा, इसे तो चोट भी लगी है। तभी चंपा उस नन्ही चिड़िया के पैर में लगे खून को देखकर बोली। रानी सा चिंतित हो गई। हम इसे महल ले चलते हैं। सैनिकों को भेजकर जल्दी से राजवैद्य जी को महल बुलवाओ। जी, चंपा सिर झुकाकर बोली। उसने वहीं खड़े एक सिपाही को राजवैद्य जी को बुलाने को कहा और महारानी के साथ महल आ गई। महारानी अपने कक्ष में पहुंचते ही बोली, चंपा जरा जाकर देखो, ये राजवैद्य जी अब तक क्यों नहीं आए? तभी एक सेविका अंदर आकर बोली, रानी सा की जय हो, राजवैद्य जी पधारे हैं, आपकी आज्ञा से अंदर आना चाहते हैं। रानी तारावती तुरंत बोली, उन्हें शीघ्र ही अंदर भेजो। सेविका ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चली गई। राजवैद्य जी अंदर आते ही बोले, प्रणाम महारानी। राजवैद्य जी, इस नन्ही चिड़िया को बहुत चोट आई है, आप जरा देखिए इसे। जी महारानी। राजवैद्य जी उस नन्ही चिड़िया की जांच करने लगे। उन्होंने उसकी चोट पर लेप लगाया और बोले, कुछ नहीं हुआ है महारानी, इसे बस हल्की सी चोट आई है। मैंने लेप लगा दिया है, कुछ समय में ठीक हो जाएगी। रानी तारावती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धन्यवाद राजवैद्य जी। राजवैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, अब जाने की इजाजत दीजिए महारानी। रानी तारावती ने उस नन्ही चिड़िया को सहलाते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो राजवैद्य जी वहां से चले गए। रानी तारावती वहीं अपने बिछौने पर बैठी और उस नन्ही चिड़िया को प्यार करने लगी। तभी उनके पति महाराजा जयसिंह वहां आ गए। चंपा उन्हें देखते ही सिर झुकाकर बोली, रानासा की जय हो, और वहां से चली गई। जयसिंह ने रानी तारावती के पास आकर पूछा, महारानी क्या हुआ आपको, राजवैद्य जी क्यों आए थे? रानी तारावती ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी महाराज जो हमें कुछ हो। जयसिंह आकर उनके पास बैठे, महारानी अगर हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है तो ना सही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है महाराज। रानी तारावती आंखों में आंसू लिए बोली। उन्हें इस तरह रोते देख जयसिंह ने उदास होकर पूछा, क्या आप हमारे लिए खुश नहीं रह सकती तारा? हम कोशिश कर रहे हैं महाराज, पर जब अपना सूना राजमहल देखते हैं, प्रजा की आंखों में इस राज्य के वारिस के आने की आस देखते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है और हमारे दिल के टुकड़े हमारी ही छाती को छलनी करने लगते हैं। जयसिंह ने उनकी मायूसी भरी बातें सुनी तो बात बदलते हुए बोले, अरे ये आपके हाथ में नन्ही चिड़िया कहाँ से आई? रानी तारावती ने तुरंत उस चिड़िया की ओर देखा और फिर महाराज को पूरी बात बताने लगी। महाराज ने उस चिड़िया को प्यार से छुआ और बोले, ये ईश्वर की अजब लीला है, बेचारी नन्ही चिड़िया से उसके माँ बाप ही छीन लिए। महाराज, हम चाहते हैं कि जब तक ये नन्ही चिड़िया ठीक नहीं हो जाती ये हमारे साथ ही रहे, फिर हम इन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देंगे। जरूर महारानी, आज से ये नन्ही चिड़िया यही हमारे कक्ष में रहेगी। जयसिंह के इतना कहते ही रानी तारावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपना सारा समय उस नन्ही चिड़िया की देखभाल करने में बिताने लगी। कुछ ही दिनों में चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। रानी ने उस चिड़िया के पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए और उन्हें पहने वो चिड़िया सारे महल में फुदकने लगी। उसे इस तरह फुदकते देख रानी अपने सारे दर्द भूल जाया करती थी। एक दिन फुदकते फुदकते वो चिड़िया रानी तारावती के हाथ पर आ बैठी और उन्हें देखकर बोली, माँ सा,
उस चिड़िया के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर रानी हैरान रह गई। एक बार फिर से कहिए माँ साहब। उस चिड़िया ने एक बार फिर से उन्हें माँ कहा तो रानी ने उस चिड़िया को अपने सीने से लगा लिया। तभी जयसिंह वहां आ गए और अपनी रानी को उस चिड़िया को लाड दुलार करते देख बोले, आजकल आप हमसे ज्यादा वक्त अपनी नन्ही चिड़िया के साथ बिताने लगी है महारानी। रानी तुरंत बोली, क्यों ना बिताए, इस नन्ही चिड़िया ने हमें माँ कहलाने का सुख जो दे दिया है। हम समझे नहीं, जयसिंह ने पूछा। रानी उस चिड़िया को अपने हाथों में लिए महाराज के पास आकर बैठी। उन्होंने उस चिड़िया को जयसिंह की हथेली पर रख दिया तो वो चिड़िया उन्हें देखते ही बोली, प्रणाम पिता महाराज। जयसिंह पलकें झपकाना भी भूल गए और उन्होंने महारानी की ओर देखकर पूछा, महारानी जो हमने सुना क्या आपने भी वही सुना? इस चिड़िया ने हमें पिता महाराज कहा। जी महाराज, ये चिड़िया हमारे साथ रहकर हमारी भाषा बोलने लगी है और हमें ही अपने माता पिता समझती है, इसलिए आज से ये चिड़िया नहीं बल्कि हमारी बेटी है और हमने तो इसका नाम भी सोच लिया है। नैना, है ना प्यारा नाम? जयसिंह मुस्कुराते हुए बोले, बहुत प्यारा नाम है। और देखिए महाराज, हमने इसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांधे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना? बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप इसके साथ खेलिए। हमें सभा में जाना है, आप नहीं आएंगी हमारे साथ? नहीं, हमें हमारी नैना के साथ खेलना है। जयसिंह मुस्कुरा दिए, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो उठकर वहां से चले गए और रानी सा फिर से उस चिड़िया के साथ खेलने लगी। रानी को उस चिड़िया के साथ खेलना इतना अच्छा लगने लगा था कि वो कई दिनों तक अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकली। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। चिड़िया के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी थी। महल और पूरे राज्य में ये बातें फैलने लगी कि रानी तारावती ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया है। धीरे धीरे ये खबर राजा जयसिंह के कानों तक भी पहुंची। दूसरे राज्य के राजा भी उनसे मिलने आने लगे थे। उनके पड़ोसी राज्य के राजा रतन सिंह, जो राजा जयसिंह के सबसे अच्छे मित्र हैं, उनसे मिलने आ पहुंचे। वो दरबार में आते ही बोले, लगता है हमारे मित्र हमें अपनी खुशी में शामिल करना भूल गए। जयसिंह अपने सिंहासन से उठकर उनकी ओर बढ़ते हुए बोले, आपके बिना तो हमारी हर खुशी अधूरी ही है मित्र। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। जयसिंह ने अपने पास वाली बड़ी सी कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, आइए विराजिए। रतन सिंह मुस्कुराते हुए बैठे और बोले, हम बहुत खुश हैं मित्र। आखिरकार भगवान ने आपको भी पिता बनने का सौभाग्य दे ही दिया। ये सुनकर जयसिंह उन्हें हैरानी से देखने लगे पर कुछ बोल नहीं सके। आप हमें राजकुमारी से नहीं मिलवाएंगे क्या? रत्न सिंह ने पूछा। जयसिंह कुछ बोल पाते उसके पहले ही महारानी तारावती वहां आ गई। महाराज रतन सिंह को रानी तारावती का प्रणाम। रतन सिंह मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए, आपको भी हमारा प्रणाम महारानी, और साथ ही बधाई भी। तारावती मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद महाराज, विराजिए। रतन सिंह फिर से बैठे और बोले, हमें भी देखना है महारानी कि हमारी राजकुमारी किस पर गई है, महाराज पर या फिर आप पर। तारावती मुस्कुरा दी, महाराज, जिस ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हमें ये खुशी मिली है, उन्होंने हमसे कहा है कि जब तक हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो जाए तब तक कोई उसे ना देखे। और आप तो जानते हैं ना कि बरसों बाद हमें माँ बनने का सुख मिला है और ऋषियों को भी आप अच्छे से जानते ही हैं। जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। कोई बात नहीं महारानी, हम तो बिना राजकुमारी को देखे ही कह सकते हैं कि वो आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगी। ये कुछ तोहफे हम राजकुमारी के लिए लाए थे। रत्न सिंह अपने सैनिकों के हाथों में पकड़ी थालों की ओर देखकर बोले। जयसिंह ने उनका आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत आभार आपका मित्र। रतन सिंह मुस्कुरा दिए, वैसे मित्र, हम हमेशा यही चाहते थे कि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम अपने बेटे राजकुमार समर सिंह के साथ आपकी राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। रानी तारावती और जयसिंह ये सुनकर परेशान हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जयसिंह बात संभालते हुए बोले, ये हमारी राजकुमारी के अच्छे भाग्य है मित्र कि आप हमारी बेटी मांगने आए हैं। तो फिर ये तय रहा कि राजकुमारी के बड़े होने के बाद वो हमारे महल की रौनक बढ़ाएंगी। रत्न सिंह बोले। जयसिंह उनकी बातों से बहुत परेशान हो गए और उन्हें सच बताने लगे, पर तभी रानी तारावती बोल पड़ी, हम आपको वचन देते हैं महाराज, हमारी राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ ही होगा। जयसिंह उन्हें हैरानी से देखने लगे पर चाहकर भी कुछ बोल नहीं सके। पर तारावती बोली, आपके आने की खबर हमें मिल चुकी थी महाराज, इसलिए हमने आपके लिए भोजन तैयार करवा लिया है। आइए जिमिए।
जी महारानी। रतन सिंह महाराज जयसिंह के साथ महल आकर भोजन करने लगे। रतन सिंह कुछ दिन रुकने के बाद अपने राज्य वापस लौट गए। उनके जाते ही जयसिंह अपनी रानी से बोले, ये क्या किया आपने महारानी? आपने हमें रतन सिंह को सच क्यों नहीं बताने दिया? आपने राजकुमारी का विवाह समर सिंह के साथ तय कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तारावती उनकी बांह छूकर बोली, हमने कुछ नहीं किया है महाराज, बस कुछ पलों की खुशी भगवान से और मांग ली है। अभी तो राजकुमार समर सिंह बहुत छोटे हैं, उनके बड़े होने तक इस मुश्किल से बाहर आने का कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। तभी नैना अपने पिंजरे में खुशी से नाचते हुए बोली, अब हमारा विवाह होगा, अब हमारा विवाह होगा, अब हमारा विवाह होगा। उसे ऐसे नाचते देख दोनों मुस्कुरा दिए। समय बीतता चला गया। नैना भी बड़ी होने लगी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज और तेज होने लगी थी। पूरे राज्य में चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि राज्य में राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। पर जयसिंह अपने कक्ष में उदास बैठे थे। उन्हें परेशान देखकर तारावती उनके पास बैठी। महाराज, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता की तो बात है ना महारानी, आज हमारी नैना की बारात आने वाली है। अब हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे रतन सिंह को कि हमारी राजकुमारी एक चिड़िया है? हमने आपको पहले ही समझाया था कि उन्हें सच से अवगत करा दीजिए, पर आपने हमारी बात नहीं मानी और एक चिड़िया की मोहब्बत में बावरी हो गई। अब हम क्या जवाब देंगे रतन सिंह को, और क्या कहेंगे इस विवाह में शामिल हुए अतिथियों से? हमारे पास एक उपाय है महाराज, तभी तारावती बोली। जयसिंह ने तुरंत उनकी ओर देखा। कैसा उपाय? तारावती ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। बारात महल के दरवाजे पर आ पहुंची। महाराज और महारानी ने सारे बारातियों का स्वागत बड़े ही मान सम्मान के साथ किया। राजकुमार समर सिंह को देखते ही महाराज उन्हें देखते ही रह गए। महल में हर कोई राजकुमारी के दूल्हे को देखकर बस उनकी ही बातें कर रहे थे। रतन सिंह जयसिंह से बोले, महाराज, जयमाला की रस्म के लिए दुल्हन को बुलवाए। जयसिंह हाथ जोड़कर बोले, क्षमा कीजिएगा मित्र, हमारे यहाँ ये रस्म शादी के मंडप में ही होती है। कोई बात नहीं मित्र, तो रस्म शादी के मंडप में कर लेंगे, रतन सिंह बोले। सब लोग महल में आ गए और दूल्हा विवाह मंडप में आ खड़ा हुआ। रतन सिंह एक बार फिर से बोले, मित्र, दुल्हन को ले आइए, फेरों का समय हो गया है। तभी तारावती आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि कितनी मानों के बाद हमें पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है। जिन ऋषि मुनि के आशीर्वाद से ये सब हुआ है, उन्होंने हमसे कहा था कि हम हमारी पुत्री को सबके सामने तब लाए जब वो विवाह के बाद पहली बार पग फेरों के लिए वापस महल आए। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हमारी पुत्री की मृत्यु हो जाएगी। पर बिना कन्या के विवाह कैसे हो सकता है? रतन सिंह ने परेशान होकर पूछा। तो जयसिंह बोले, आप तो जानते हैं मित्र कि अगर वर और वधू दोनों में से कोई एक भी विवाह मंडप में न पहुंचे तो उसकी कतार से विवाह किया जा सकता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा करने से आपका और हमारा दोनों का मान बना रहेगा, रतन सिंह मुस्कुराते हुए बोले। सारी रस्मों के साथ समर सिंह का विवाह का एक कतार से कर दिया गया। अब विदाई का वक्त आ गया था। तारावती और जयसिंह दोनों अपने कक्ष में चिंतित बैठे थे। जयसिंह रानी की ओर देखकर बोले, महारानी, अब हमें कम से कम समर सिंह को तो सच बता देना चाहिए। आखिर अब वो हमारे दामाद है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि उनका विवाह एक राजकुमारी से नहीं बल्कि एक चिड़िया के साथ हुआ है। दोनों उठकर अपने कक्ष से बाहर आए तो उन्हें देखते ही रतन सिंह बोले, मित्र, अब विदाई की रस्म पूरी कीजिए और हमें यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। जयसिंह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, जी महाराज, मेरा बस आपसे ये निवेदन है कि हम हमारी राजकुमारी को सबके सामने नहीं ला सकते। आप समर सिंह को डोली के साथ हमारे कक्ष में भेज दे, डोली वहीं से उठेगी। रतन सिंह मुस्कुरा दिए, ठीक है। समर सिंह, जय सिंह और तारावती के साथ उनके कक्ष में आए तो तारावती ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। समर सिंह ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ मासा? तारावती झिझकते हुए बोली, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जमाई सा। जी कहिए मासा। जयसिंह परेशान होकर बोले, समझ नहीं आ रहा बेटा कि हम आपको सच कैसे बताएं। समर सिंह मुस्कुरा दिए, निश्चित होकर कहिए पिता महाराज, अब हम भी तो आपके पुत्र हैं। तारावती उनके सिर पर हाथ फेरकर बोली, पुत्र, बात यह है कि हमारी पुत्री कोई इंसान नहीं बल्कि एक चिड़िया है और आपका विवाह उसी के साथ हुआ है। समर सिंह हैरानी से उन्हें देखने लगे, मासा, ये आप क्या कह रही है?
यही सत्य है जमाई सा, तारावती बोली। और उन्होंने समर सिंह को सारा सच बता दिया। सच जानने के बाद समर सिंह परेशान होकर वही एक कुर्सी पर बैठ गए। तारावती ने चिड़िया का पिंजरा उठाकर समर सिंह के सामने रख दिया। समर सिंह चिड़िया को पिंजरे में फुदकते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नियति ने उनके साथ क्या खेल खेला है। तभी जय सिंह बोले, पुत्र अब हमारी और इस राज्य की इज्जत आपके हाथों में है। ये दुनिया के लिए भले ही एक पक्षी हो, पर हमारे लिए ये हमारी पुत्री है, जिससे हम दोनों बहुत प्रेम करते हैं। और रिवाज के हिसाब से अब ये आपकी पत्नी है। ब्याह किया है आपने इसके साथ। समर सिंह गुस्से में बोले, पिता महाराज, हम दुनिया से क्या कहेंगे कि हमारी पत्नी एक चिड़िया है। जय सिंह तुरंत उनके पास आकर बोले, पुत्र फिलहाल आप इसे लिवा के ले जाइए। पग फेरे के बहाने आप इसे वापस यहाँ छोड़ जाइएगा। और जब हमसे सब ये पूछेंगे कि हमारी पत्नी कहाँ है, तो हम सबसे क्या कहेंगे। जय सिंह उदास होकर बोले, कह दीजिएगा कि अपने राज्य वापस लौटते समय जंगली जानवर के हमले से आपकी पत्नी मर गई। ऐसा करने से आपका और हमारा दोनों का सम्मान बना रहेगा। आप तो राजकुमार है, इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। समर सिंह कोई जवाब नहीं दे सके, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बाहर बाराती उनका और उनकी पत्नी की डोली का इंतजार कर रहे थे। समर सिंह बहुत देर तक वहीं बैठे उस चिड़िया को फुदकते देखते रहे और फिर उन्होंने पिंजरे को डोली में रख दिया और कहारों को बुलाकर डोली उठाने का आदेश दिया। तारावती उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा जमाई सा। हाँ पुत्र, हमें माफ कर दीजिएगा, जय सिंह भी बोले। समर सिंह ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। जाने की अनुमति दीजिए पिता महाराज। जय सिंह उनके सिर पर हाथ रखकर बोले, भगवान करे आप सारे देश पर राज्य करे। तारावती भी मुस्कुराते हुए बोली, खुश रहिए। हमने इसे कभी चिड़िया नहीं समझा जमाई सा, बल्कि अपनी पुत्री की तरह ही प्यार किया है। आपसे बस यही निवेदन है कि जब तक ये आपके साथ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखिएगा। जी, समर सिंह हाथ जोड़कर बोले। तारावती उस चिड़िया के पास आकर बोली, पुत्री, जब तक तुम अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती, डोली में खामोश रहना, बिल्कुल भी शोर मत करना। पर वो चिड़िया बिना कुछ कहे बस पिंजरे में फुदकने लगी। समर सिंह डोली लेकर बाहर आए। महाराज जय सिंह ने 1000 हाथियों, 5000 घोड़ों, 30,000 गाय, बहुत से दास दासियां, बहुत सा धन और कीमती हीरे जवाहरात के साथ बारात को बड़े शान से विदा किया। पर सारे रास्ते समर सिंह बस यही सोचते रहे कि वो महल पहुंचकर सबको क्या जवाब देंगे। 3 दिन का सफर तय करने के बाद बारात राजमहल पहुंची तो समर सिंह बोले, डोली सीधे हमारे कक्ष में ले चलो। पर तभी समर सिंह की माँ, जो दुल्हन का स्वागत करने के लिए वहां खड़ी थी, बोली, पर पुत्र बहू का गृह प्रवेश तो होने दो। समर सिंह ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, मासा, बात यह है कि ससुर महाराज ने हमसे वचन लिया है कि जब राजकुमारी पग फेरे की रस्म से लौटकर वापस महल आए तभी उनका चेहरा सबको दिखाया जाए। ये कैसा वचन है? महारानी मीरा ने पूछा। तो रत्न सिंह आगे आकर बोले, वो हम आपको बता देंगे। सैनिकों, ये डोली राजकुमार के कक्ष में ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत डोली उठाई और चल दिए। समर सिंह हाथ जोड़कर अपनी माँ से बोले, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं मासा, आज्ञा दीजिए। मीरा ने सिर हिला दिया तो राजकुमार अपने कक्ष में चले गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने डोली से पिंजरा निकाला और चिड़िया को देखकर बोले, ये कैसा भाग्य है हमारा, जो एक चिड़िया को हमारी जीवन संगिनी बना दिया। क्या कहेंगे हम सबसे? यही सोचते सोचते राजकुमार की आंख लग गई और वो सो गए। नैना खामोशी से उन्हें सोते हुए देख रही थी, पर उसने जरा भी शोर नहीं किया। कुछ समय बाद समर सिंह की नींद खुली। वो उठकर पिंजरे की ओर बढ़ने लगे और पिंजरे को छूकर बोले, आपके पिता को हमने वचन दिया है कि हम आपका ख्याल रखेंगे, तो हम हमारा वचन जरूर निभाएंगे। उन्होंने अपने कक्ष का दरवाजा खोला और अपने सेवकों को आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर 3-4 सेवक हाथ बांधे वहां आकर खड़े हो गए। हमारे लिए भोजन लेकर आओ, समर सिंह बोले। सेवक ने सिर हिला दिया, जी राजकुमार, हमारी चिड़िया के लिए भी सभी प्रकार के अनाज लेकर आइए। सेवक पहले तो सोच में पड़ गया और फिर सिर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कुछ दासियां राजकुमार के लिए भोजन लेकर आई और चिड़िया के लिए अनाज भी। राजकुमार ने चिड़िया को पिंजरे से निकाला और उसे पाटे पर बैठा दिया जिस पर उनका भोजन रखा था। उन्होंने उस चिड़िया के लिए अनाज और पानी रखा तो वो चिड़िया अनाज चुगने लगी। दासियां इधर उधर राजकुमार की नई दुल्हन को देखने की कोशिश करने लगी।
समर सिंह उन्हें देखते ही बोले, हमारी राजकुमारी अभी सामने नहीं आएगी, इसलिए उन्हें खोजने की कोशिश मत करिए। क्षमा राजकुमार, दासियां बोली। समर सिंह भोजन करने लगे। उनके भोजन करते ही सारे दास दासियां वहां से चले गए। समर सिंह ने चिड़िया को फिर से पिंजरे में डाला और बोले, अब आप पिंजरे में आराम करिए। नैना तुरंत बोली, जी राजकुमार। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर समर सिंह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उससे पूछा, आप बोलती है? जी राजकुमार, पर हमने तो बोलने वाला पक्षी कभी नहीं देखा। पर हमें बोलना भी आता है राजकुमार, और पढ़ना भी आता है। नाचना और गाना भी कर सकते हैं हम। इतना कहकर नैना पिंजरे में फुदकने लगी। राजकुमार ये सब देखकर बहुत खुश हुए और बोले, हमें तो नहीं पता था कि हमारी पत्नी को इतना कुछ भी आता है। नैना हंस पड़ी। राजकुमार और वो सारी रात बातें करते रहे। समर सिंह को उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो अपना सारा वक्त नैना के साथ ही बिताने लगे थे। पर उनकी माँ मीरा उनके लिए बहुत चिंतित थी। वो रतन सिंह से बोली, बड़े राजकुमार का विवाह हुए 7 दिन हो गए हैं। अब कुछ ही दिनों बाद छोटे राजकुमार की बारात भी ले जानी है, पर अब तक बहू की मुंह दिखाई नहीं हो पाई है। पता नहीं हम बड़ी बहू को कब देख पाएंगे। रतन सिंह मुस्कुराते हुए बोले, छोटी बहू के आते ही दोनों बहुओं को साथ ही पग फेरे के लिए भेज देंगे। उसके बाद दोनों बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ कर लीजिएगा। अगर अभी भेजते हैं तो 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में लग जाएंगे। महारानी मीरा उदास होकर बोली, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। समर कहाँ है? रतन सिंह ने पूछा। रानी मीरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, पता नहीं, आजकल उनका सारा समय ससुराल से दहेज में मिली चिड़िया के साथ बीतता है। ये सुनकर रतन सिंह हंस पड़े। तो क्या हुआ? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सोच में पड़ गई। इधर समर सिंह अपने कक्ष में बैठे थे और नैना उनके चारों तरफ फुदक रही थी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज समर को बहुत अच्छी लग रही थी। तभी एक सैनिक वहां आकर बोला, राजकुमार, महारानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। तुम चलो, हम आते हैं। समर सिंह उसकी ओर देखकर बोले। सैनिक ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समर सिंह नैना से बोले, राजकुमारी, हम मासा से मिलकर अभी आते हैं। जी राजकुमार, नैना फुदकते हुए बोली। तो राजकुमार वहां से चले गए। वो अपनी मासा के कमरे में आए और बोले, मासा, आपने हमें बुलाया? रानी मीरा उन्हें देखते ही बोली, हाँ, आइए हमारे पास बैठिए। समर सिंह अपनी मासा के पास आकर बैठ गए तो मीरा परेशान होकर बोली, समर, कल हम और आपके पिता महाराज आपके छोटे भाई विक्रम का शगुन लेकर जूनागढ़ जा रहे हैं। हम जानते हैं मासा। समर, राजकुमारी नैना को हम देख नहीं सकते, पर बेटा वो हमारी बहू है और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है अपने देवर के विवाह में। हम समझे नहीं। मीरा उनकी ओर देखकर बोली, हम चाहते हैं कि कल जब हम जूनागढ़ के लिए निकल जाए तो हमारे पीछे हमारी बहू पूरे महल की साफ सफाई करवाए और इस महल को दुल्हन की तरह सजा दे। उनकी बातें सुनकर समर सिंह परेशान हो गए। क्या हुआ? क्या सोचने लगे आप? दासियां होगी उनकी मदद के लिए। राजकुमार समर को खामोश देखकर रानी मीरा बोली। समर सिंह ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी। रानी मीरा बहुत खुश हुई। समर सिंह चुपचाप वहां से उठकर अपने कक्ष में आ गए। उन्होंने नैना से कोई बात नहीं की और सो गए। ये देखकर नैना भी उदास हो गई। अगली सुबह महाराज और महारानी जूनागढ़ के लिए निकल गए और समर परेशान से अपने कक्ष में आकर बैठ गए। उन्हें इतना परेशान देखकर नैना ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आप परेशान लग रहे हैं? समर सिंह ने परेशान होकर जवाब दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम समझे नहीं, नैना ने पूछा। तो समर सिंह ने परेशान होकर नैना की ओर देखा और उसे सब कुछ बताने लगे। मासा ने कहा है कि उनके आने से पहले आपको इस पूरे राजमहल की साफ सफाई करवाकर इसे सजाना है, क्योंकि हमारे छोटे भाई विक्रम का विवाह है। नैना हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, आप बस हमारा पिंजरा खोलिए, हम ये काम आज ही कर देते हैं। ये सुनकर समर सिंह की हंसी छूट गई। आप ये सब करेगी? वो कैसे? पहले आप हमारा पिंजरा तो खोलिए, फिर हम बताते हैं। समर सिंह मुस्कुरा दिए, ठीक है, अभी खोले देते हैं। राजकुमार ने पिंजरा खोल दिया। नैना पिंजरे से बाहर आते ही आसमान में उड़ गई। समर सिंह परेशान हो गए और जोर से चीखे, राजकुमारी वापस महल में आइए। सुना आपने? हमने कहा वापस महल में आइए। पर नैना बिना कोई जवाब दिए आसमान में उड़ने लगी और कुछ ही देर में राजकुमार की आंखों से भी ओझल हो गई। जब राजकुमार को नैना कहीं नजर नहीं आई तो वो बहुत घबरा गए और जोर जोर से नैना को पुकारने लगे। पर तभी उन्हें आसमान में नैना नजर आई। उसके साथ असंख्य चिड़िया भी थी।
ये देखकर समर सिंह हैरान रह गए। वो सारी चिड़ियाएं महल के अंदर आने लगी। लाखों चिड़ियाओं को एक साथ महल में देखकर सब लोग महल से बाहर भागने लगी। पर चिड़िया अपनी चोंच से महल के हर कोने की सफाई करने लगी। एक एक जाला उन्होंने साफ कर दिया और पूरे राजमहल को फूलों से सजाने लगी। समर सिंह भी बहुत खुश हुए। सारा काम खत्म होते ही वो सारी चिड़ियाएं वहां से चली गई और नैना फिर से अपने पिंजरे में आ गई। समर सिंह नैना को अपनी हथेली पर रखकर उसे प्यार करने लगे। तभी नैना बोली, राजकुमार, हमें बहुत प्यास लगी और बहुत भूख भी। समर सिंह मुस्कुरा दिए। उन्होंने नैना के पिंजरे में रखी कटोरियों में दाना पानी रख दिया। नैना दाना चुगने लगी। समर सिंह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। जब महारानी महल वापस लौटी तो महल को सजा हुआ देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत समर सिंह को बुलवाया। समर सिंह उनके कक्ष में आए। आपने हमें बुलाया मासा? मीरा मुस्कुरा दी। जी राजकुमार, हम बहुत खुश हैं कि राजकुमारी ने अपने बहू होने के कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया। हमें विवाह की बहुत सी तैयारियां करवानी है, इसलिए आप राजकुमारी नैना से कहिए कि वो भंडार गृह में जाकर सारा अनाज साफ करवाए। विवाह में बहुत से मेहमान होंगे, सबके लिए भोजन पकेगा, इसलिए अनाज साफ करना अत्यंत आवश्यक है। और याद रखे, अनाज में एक कंकड़ भी ना हो। इतना कहकर महारानी मीरा वहां से चली गई। पर समर सिंह की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई। वो अपने कक्ष में आकर बैठ गए। उन्हें उदास देखकर नैना ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार? अब कौन सी विपदा आन पड़ी है? मासा चाहती है कि आप भंडार गृह में रखा सारा अनाज साफ करें, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? आप पिंजरा खोलिए, हम अभी किए देते हैं। राजकुमार ने पिंजरा खोल दिया। नैना फिर से आसमान में जाकर ढेर सारी चिड़ियाओं को ले आई और वो सब मिलकर सारा अनाज साफ करने लगी। जब सारा अनाज साफ हो गया तो वो सब फिर से आसमान में उड़ गई और नैना फिर से अपने पिंजरे में आ गई। राजकुमार की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रानी मीरा जब भंडार गृह पहुंची तो सारे अनाज को साफ देखकर हैरान रह गई। उन्हें ढूंढने से भी एक कंकड़ भी नहीं मिला। वो बहुत खुश हुई और राजकुमारी की बहुत तारीफ करने लगी। अब छोटे राजकुमार की बारात निकलने का वक्त आ गया था। समर सिंह भी अपने कक्ष में तैयार बैठे थे, पर वो बहुत परेशान थे। तभी नैना बोली, राजकुमार, बारात के निकलने का वक्त हो गया है, आपको जाना चाहिए। समर सिंह तुरंत बोले, आपको अकेले छोड़कर जाने का हमारा दिल नहीं कर रहा। हम नहीं जाना चाहते राजकुमारी। अगर हमारे पीछे आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नैना मुस्कुरा दी। हमें कुछ नहीं होगा राजकुमार, आप निश्चिंत होकर जाइए। हम नहीं जाएंगे, हमें वापस आने में 7 दिन लगेंगे राजकुमारी, और हमने आपके माता पिता को आपका ख्याल रखने का वचन दिया था। हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं राजकुमार, आप हमें वहां लेकर जाएंगे तो सब आप पर हंसेंगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। आपको जाना चाहिए राजकुमार, आपके छोटे भाई का विवाह है और आपका वहां होना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि कैसी पत्नी है जिसने अपने पति को पल्लू से बांधा हुआ है, और हमारा तो पल्लू भी नहीं है, फिर भी हम बदनाम हो जाएंगे। नैना की ये बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई, पर नैना फिर से बोली, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप जाइए और हमारे लिए पिंजरे में दाना पानी रख दीजिए। हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम पिंजरे से बाहर भी नहीं निकलेंगे। वादा? नैना भी बोली, वादा। समर सिंह नैना को पिंजरे से बाहर निकालकर उसे बहुत प्यार से देखने लगे और फिर उन्होंने उसके लिए पिंजरे में ढेर सारा दाना पानी रख दिया और उसे पिंजरे में छोड़कर पिंजरा बंद करके वहां से चले गए। वो अपने कक्ष से बाहर आते ही एक सैनिक से बोले, हमारी चिड़िया का ख्याल रखना, उसके खाने पीने की चीजें उसके लिए पिंजरे में रखते रहना और हर वक्त उन पर कड़ी निगरानी रखना। जी राजकुमार, सैनिक सिर झुकाकर बोला। तो समर सिंह वहां से चले गए। 2 दिन बाद बारात जूनागढ़ पहुंची। सब विवाह के लिए बहुत उत्साहित थे, पर राजकुमार समर सिंह का मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। उन्हें बस यही चिंता सता रही थी कि उनकी नैना कैसी होगी, सैनिकों ने उसके लिए दाना पानी रखा भी होगा या नहीं। 2 दिन और बीत गए। राजकुमार की चिंता और बढ़ने लगी और उनसे रहा नहीं गया। वो बिना किसी से कुछ कहे अपना घोड़ा लेकर वापस महल के लिए लौट गए। इधर नैना पिंजरे में उदास बैठी थी, उसे भी राजकुमार की याद सताने लगी थी। उसकी कटोरी में दाना भी खत्म हो चुका था, पर सैनिक बैठे चौंसा खेल रहे थे, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। चौथे दिन वो भूख से तिलमिला उठी और अपने पंख फड़फड़ाते हुए इधर उधर फुदकने लगी।
इसी बीच उसकी पानी की कटोरी भी पलट गई। अब पिंजरे में पानी भी नहीं था। वो अब और ज्यादा तड़पने लगी थी। वो बार बार पिंजरा खोलने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिशों के बाद वो पिंजरा खोलने में कामयाब हो गई। उसने पानी की खाली कटोरी चोंच में दबाई और उड़ गई। महल से बाहर आकर वो अपने लिए भोजन ढूंढने लगी। थोड़े फल खाने के बाद उसने महल के पास बनी बावड़ी में जाकर पानी पिया और बहुत देर तक पानी के साथ बहुत खेलती रही। तभी आसमान में उड़ रहे एक बाज की नजर उस पर पड़ गई। वो उस पर झपटा और उसे आसमान में ले उड़ा। नैना खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसके पैरों के घुंघरू जमीन पर आ गिरे और उसके कुछ पंख भी। नैना बहुत देर तक उस बाज से लड़ती रही और फिर खुद को उससे छुड़ाकर एक गिलहरी की खोल में आ छिपी। बाज बड़ा होने के कारण अंदर नहीं जा सका और बाहर ही मंडारे लगा। इधर राजकुमार महल पहुंचे और भागते हुए अपने कक्ष में आए, पर नैना को पिंजरे में ना पाकर वो घबरा गए। पिंजरा खुला हुआ था, दाने की कटोरी भी उल्टी पड़ी थी। ये सब देखकर राजकुमार की घबराहट और बढ़ गई। वो जोर से चीखे, नैना। उनकी आवाज सुनकर सैनिक दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्हें देखते ही समरसिंह गुस्से में भर के, हमारी चिड़िया का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम तुम सबको देकर गए थे, बताओ कहाँ है हमारी चिड़िया। उन्हें इतने गुस्से में देखकर सैनिक घबरा गए और उन्होंने राजकुमार से झूठ बोल दिया। राजकुमार, आपके जाने के बाद चिड़िया 3 दिन तक पिंजरे में ही थी, पर फिर चौथे दिन वो फड़फड़ाने लगी। हमने सोचा कि 3 दिन से पिंजरे में बंद है, इसलिए बाहर आना चाहती है। हमने कुछ देर के लिए पिंजरा खोल दिया तो वो आसमान में उड़ गई और फिर वापस लौटकर ही नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा भी उसे राजकुमार, पर वो नहीं मिली। हमें क्षमा करे राजकुमार। ये सब सुनकर राजकुमार जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर सैनिक चुपचाप वहां से चले गए। नहीं, हमारी राजकुमारी ने हमें वचन दिया था, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, वो यही कहीं होगी। हमें उन्हें ढूंढना होगा। समरसिंह उठकर महल से बाहर आए और पागलों की तरह नैना को तलाशने लगे। इधर बाज के जाने के बाद नैना गिलहरी के खोल से बाहर आई और फिर से बावड़ी पर पहुंच गई। उसने पहले पानी पिया और फिर अपनी कटोरी में पानी भरकर उसे उठाने लगी, पर पानी के भार की वजह से कटोरी बार बार गिर जाती। नैना बार बार उसे चोंच से उठाकर भरती, पर उठाते ही वो फिर से गिर जाती। उसी समय शिवजी और मां पार्वती अपने संध्या भ्रमण के लिए निकले हुए थे। पार्वती जी की नजर उस चिड़िया पर पड़ी। वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ देवी, क्या देख रही है आप? शिवजी ने उनसे पूछा। तो पार्वती जी ने सामने की ओर इशारा किया। महादेव, उस चिड़िया को देखिए, वो कब से उस कटोरी में पानी भरने की कोशिश कर रही है, पर कटोरी भरते ही गिर जाती है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शिवजी मुस्कुरा दिए। चलिए। दोनों नैना के पास आए। उन्हें देखते ही नैना ने अपने दोनों पंखों को आपस में जोड़कर उनके आगे अपना सिर झुकाया। महादेव को मेरा सत सत नमन हो। पार्वती जी अचरज से बोली, अरे ये चिड़िया तो बोलती भी है। नैना सिर झुकाकर बोली, जी माता, हम बोल सकते हैं। ये सुनकर पार्वती जी तुरंत बोली, महादेव, हम इस चिड़िया को अपने साथ हिमालय लेकर जाना चाहते हैं। क्षमा करें माता, पर हम आपके साथ नहीं चल सकते। हमारे पति हमें पिंजरे में न पाकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमें वापस राजमहल जाना है। नैना सिर झुकाकर बोली। तो शिवजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो पुत्री? नैना ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया तो माँ पार्वती जी मुस्कुरा दी। आपके एक चिड़िया होने के बाद भी आपके पति आपसे इतना प्रेम करते हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। महादेव, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। शिवजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस चिड़िया के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनके हाथ रखते ही वो चिड़िया एक खूबसूरत सी राजकुमारी बन गई। अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में देखकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भगवान के चरणों में जा गिरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव और पार्वती जी उसके सिर पर हाथ रखकर अदृश्य हो गए। नैना खुशी से नाचने लगी और बोली, जब राजकुमार हमें देखेंगे तो कितने खुश होंगे। वो तेजी से महल की ओर भागी। दूसरी ओर राजकुमार उसे पागलों की तरफ ढूंढ रहे थे। तभी अचानक उन्हें नैना के पंख और घुंघरू नजर आए। वो तुरंत पंख और घुंघरू उठा लिए। ये तो हमारी राजकुमारी के हैं। पंख और घुंघरू देखकर उन्हें ये लगा जैसे किसी ने उनकी चिड़िया को मार दिया है। वो उन्हें लिए बेसुध से अपने कक्ष में आ गए। अपनी चिड़िया के पंख, घुंघरू और खाली पिंजरा देखकर वो फुट फूट कर रोने लगे। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम आपका ख्याल नहीं रख पाए। अगर हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाते तो आपको कुछ नहीं होता। हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए।
हमें जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इतना कहकर राजकुमार ने अपनी कटार निकाली और खुद को मारने लगे। पर तभी नैना ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। उसने उनके हाथ से कटार ली और उसे फेंककर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? हमें कुछ नहीं हुआ है, हम जिंदा हैं। समर सिंह ने उसे गुस्से में खुद से दूर धकेल दिया। कौन है आप और हमारे कक्ष में कैसे आई? और आपकी आवाज हमारी पत्नी की तरह क्यों लग रही है? नैना मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी, क्योंकि हम ही आपकी पत्नी है राजकुमार, राजकुमारी नैना है हम। समर सिंह गुस्से में भर की तेरिया चरित्र दिखाते, तुम्हें लाज नहीं आती? झूठ बोल रही हो हमसे। तुम हमारी पत्नी कभी नहीं हो सकती हो, क्योंकि हमारी पत्नी तो एक चिड़िया थी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। नैना उनके करीब आकर बोली, हमारा यकीन करिए राजकुमार, हम ही आपकी पत्नी है। हम आपको सब बताते हैं आपको कि आपके जाने के बाद क्या हुआ और हम एक चिड़िया से राजकुमारी कैसे बन गए। नैना ने उन्हें सारी बात बताई, पर राजकुमार को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। हमें आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है, हमें बस हमारी चिड़िया चाहिए, हम उसके बिना नहीं जी सकते, हमें हमारी चिड़िया चाहिए। राजकुमार इतना कहकर फिर से रोने लगे। नैना ने जब उन्हें इतने तड़पते देखा तो वो रोते हुए बोली, राजकुमार हम सच कर रहे हैं, हम ही आपकी नैना हैं, हमारा यकीन करिए। समर सिंह ने ना ही कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कुछ बोले। वो बस अपनी चिड़िया का खाली पिंजरा देख रहे थे। ठीक है, अगर आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो हमारे जीने का क्या फायदा? हमें तो ये देह आपके लिए मिली है, पर जब आप ही हमें ठुकरा रहे हैं तो हमारे जीने का क्या फायदा? इतना कहकर राजकुमारी नैना राजकुमार की कतार उठाकर खुद को खत्म करने लगी। पर तभी महादेव और पार्वती जी वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर समर सिंह तुरंत उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। तभी नैना कतार छोड़कर उनके कदमों में जा गिरी। ये आपने क्या किया महादेव? जिस रूप में हमें हमारे पति ही नहीं पहचान पा रहे हैं, वो रूप नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें मनुष्य रूपी देह। या तो आप हमें फिर से चिड़िया बना दीजिए या फिर हम अभी यही आपके सामने अपने प्राण त्याग देंगे। पार्वती जी ने उसे उठाया और राजकुमार से बोली, पुत्र यही तुम्हारी पत्नी नैना है। हमारे कहने पर ही महादेव ने इन्हें एक चिड़िया से खूबसूरत राजकुमारी बनाया है, ताकि आप दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सको। तभी महादेव भी बोले, पुत्र अपनी पत्नी को स्वीकार करो, यही तुम्हारी पत्नी है। समर सिंह ने उनके सामने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे क्षमा करें भगवान, हमने नैना को हमेशा एक चिड़िया के रूप में देखकर ही उनसे प्रेम किया है, इसलिए हम इन्हें पहचान नहीं पाए, क्षमा करें। नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने आगे बढ़कर महादेव और पार्वती जी के पैर छुए तो महादेव ने नैना को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। पार्वती जी भी उनके सिर पर रखकर बोली, सदा प्रसन्न रहो। इतना कहकर दोनों अदृश्य हो गए। समर सिंह ने रोते हुए नैना को अपने गले से लगा लिया। इति समाप्ति। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।